जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का जीके कौशल स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। और आप सभी देशवासियों को होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। आप लोगों का जीवन प्रेम के रंग में यूं ही रंगता रहे। और जो है आज हम बात करेंगे जो है सर्वोच्च न्यायालय की। तो जैसा कि आप लोग सर्वोच्च न्यायालय क्या होता है, इसकी शुरुआत कब हुई और जो है इसके बारे में हम कल जानकारी आपको कुछ दिए थे। और अब जो है आज हम पढ़ेंगे सर्वोच्च न्यायालय के बारे में। जो है अब आज हम अनुच्छेद पढ़ेंगे। तो सर्वोच्च न्यायालय जो है ये संविधान के भाग 5 और अनुच्छेद 124 से लेकर के और 147 तक इसका वर्णन किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय का भाग 5 अनुच्छेद 124 से लेकर के और 147 तक इसका जो वर्णन किया गया है। तो एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन तो यही सबका बन गया कि सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन किस अनुच्छेद से लगा करके और किस अनुच्छेद तक इसका वर्णन किया गया है। तो एक तो क्वेश्चन यहाँ से बन गया, किस भाग में इसका जो है वर्णन किया गया है। तो भाग 5 में इसका वर्णन किया गया है। तो एक दो क्वेश्चन तो आपका जो है दो क्वेश्चन आपसे यहीं से बन गए। अच्छा, अनुच्छेद 105 इसमें जो अनुच्छेद 124 से लेकर के और 147 तक है। हमें पूरे अनुच्छेद नहीं पढ़ने हैं, हमें जो है पेपर को देखते हुए एग्जाम से संबंधित हमको यहाँ पढ़ने हैं। तो जो मुख्य क्या नाम है अनुच्छेद हैं उसके बारे में हमें अध्ययन करना है। तो अनुच्छेद 124 ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है अनुच्छेद है भारतीय संविधान का। अनुच्छेद 124 है क्या चीज़। अनुच्छेद 124 में जो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, न्यायाधीशों की नियुक्ति, इनका गठन, इनका कार्यकाल, ये सारे जो है अनुच्छेद 124 में ही जो है इनका वर्णन किया गया है। तो अनुच्छेद 124 कहता क्या है कि भारतीय संविधान में एक सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया जाएगा। यानी भारतीय संविधान अनुच्छेद 124 क्या कहता है कि इसमें जो है सर्वोच्च न्यायालय का जो है गठन किया जाएगा। यानी एक क्वेश्चन तो आपको यहीं से बन गया कि सर्वोच्च न्यायालय का गठन किस अनुच्छेद के तहत जो है किया जाता है या किया गया है। तो जो है अनुच्छेद 124 है। तो अनुच्छेद 124 में जो है भारतीय संविधान का जो है गठन की जो है बात की गई है। अच्छा, इसमें जो है एक अब हम बता दें यहाँ पर जो है गठन अनुच्छेद 124 इसमें सर्वोच्च न्यायालय का गठन ये बताया गया है। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ये है कि इसमें जो है कितने जो है सर्वोच्च न्यायालय का गठन होगा तो इसमें कितने न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश होंगे। तो देखिए जब शुरुआत हुई थी इसमें सर्वप्रथम में 1+7 मुख्य न्यायाधीश थी। यानी एक जो है मुख्य न्यायाधीश था, एक जो है मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश, यानी कुल मिलाकर के 8। इसमें 8 लोग इसमें जो है शामिल थे। तो जो ये 1+7 का मतलब हुआ कि जो ये CJI यानी एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश। तो एक मुख्य न्यायाधीश और 7 जो है अन्य न्यायाधीश। तो एक मुख्य न्यायाधीश और जो है 7 अन्य न्यायाधीश CJI मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो जो प्रथम जो मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे, हीरा लाल जे कानिया। ये जो है प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, हीरालाल जे कानिया। अच्छा, ये तो सर्वप्रथम की बात है। और जो है वर्तमान में
वर्तमान में कुल कितने न्यायाधीश हैं? तो वर्तमान में जो 1 + 33 यानी कुल मिलाकर के मुख्य न्यायाधीश सहित 1 + 34 लोग वर्तमान में जो हैं। अच्छा, वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं कौन? तो वर्तमान में जो है जो मुख्य न्यायाधीश हैं यानी CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो वर्तमान में जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? तो वो है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, ये वर्तमान में है। अब ये किस नंबर के हैं? तो ये जो 50वें नंबर के हैं। किस नंबर के हैं भैया? तो ये जो है 50वें नंबर के हैं। एक क्वेश्चन तो यही पूछेगा कि वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो किस नंबर के हैं? तो 50वें नंबर के हैं। तो जो वर्तमान में हैं वो धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ हैं। इसको आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे हम फिर बताते हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। अब यहाँ देखो, यहाँ पर कुछ बातें अब मैं आपको और बता दूं। यहाँ ये जो लिखा सर्वप्रथम के यहाँ मतलब हुआ मूल संविधान में, ठीक है। सर्वप्रथम के मतलब यहाँ पर ये नहीं कि हाँ मतलब जो सबसे पहले की बात है, मतलब मूल संविधान में। मूल संविधान में जो है 1 + 7 जो है न्यायाधीश थे मूल संविधान में। 1 + 7, एक जो है मुख्य न्यायाधीश और 7 जो है अन्य न्यायाधीश है। अच्छा, इसमें जो है एक चीज मैं आपको और बता दूं कि जो है इसमें संविधान में ये बताया गया है कि संविधान में 1 और प्लस जो है 7 एक मुख्य न्यायाधीश सहित अन्य 7 जो है न्यायाधीश होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। लेकिन उसमें एक बात और भी बताई गई है कि संसद यदि चाहे तो सर्वोच्च न्यायालय में जो न्यायाधीशों की संख्या होती है उसको वो बढ़ा सकता है। तो उसी के आधार पर संसद ये चाहे तो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसको है? तो वो संसद को है। तो संसद के द्वारा दिए 2019 में जो है इसकी संख्या देखो, पहले कितनी थी? 1 + 7 थी। वर्तमान में कितनी है? 1 + 33 है। तो 2019 में ये संख्या बढ़ाई गई। किसके द्वारा बढ़ाई गई? तो संसद के द्वारा। तो एक क्वेश्चन आपका यहीं से बन गया सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसको है? तो भैया वो किसको है? वो संसद को है। किसको है? संसद को है। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसको है? तो वो है संसद को है। तो अब हम बात करते हैं न्यायाधीश का कार्यकाल। अभी अनुच्छेद 124 ही चल रहा है। जब 125 आएगा तब मैं वहाँ पर लिख दूंगा, फिर उसके बारे में पढ़ाऊंगा। तो अभी 124 ही चल रहा है, क्योंकि बताएंगे इनका कार्यकाल, इनकी योग्यताएं, इनका गठन, इनकी नियुक्तियां, ये सब जो है इसका सब का वर्णन जो है अभी 124 में ही जो है हो रहा है। तो न्यायाधीश का जो कार्यकाल है वो देखिए, संविधान में न्यायाधीश का जो कार्यकाल है इसके बारे में कुछ बताया नहीं गया है कि हाँ मतलब क्या होगा। लेकिन एक रूल ये है कि इनका जो कार्यकाल है ये पहला नंबर 65 वर्ष की आयु, 65 वर्ष की अगर आयु तक ये अपने पद पर ये बने रहेंगे। 65 वर्ष की जब आयु हो जाएगा तो ये अपने पद से जो है इस्तीफा देंगे, रिटायर हो जाएंगे। तो 65 वर्ष तक जो है अपने पद पर बने रहेंगे, पहला कंडीशन ये है। दूसरा कंडीशन ये है, या तो फिर ये राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे दें, राष्ट्रपति को अपना क्या कर दें? त्यागपत्र दे दें। और तीसरा कंडीशन ये है कि संसद के सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा संसद तो इनके तो कार्यकाल के बारे में बता रहे हैं कि 65 वर्ष की आयु, 65 वर्ष की या तो आयु पूर्ण कर चुके हों, या फिर ये अपना राष्ट्रपति का त्यागपत्र दे दें तो इनका कार्यकाल समाप्त माना जाएगा। 65 वर्ष की आयु पूर्ण हो गया तो इनका कार्यकाल समाप्त माना जाएगा। राष्ट्रपति को अपना ये त्यागपत्र दे दें तो इनका काल का समाप्त माना जाएगा। और संसद के सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा, यहाँ संसद के सिफारिश का मतलब ये हुआ कि जो है अगर इनको हटाना है
तो महाभियोग के द्वारा। हालांकि महाभियोग जो शब्द है सिर्फ ये राष्ट्रपति जी के लिए ही यूज होता है और किसी के लिए नहीं, लेकिन उसमें कुछ कुछ समानताएं मिलती तो कह देते हैं कि हाँ मतलब महाभियोग के द्वारा। तो संसद में अगर मतलब न्यायाधीश जो है न्यायाधीश को हटाना है सर्वोच्च न्यायालय को, तो जो है ये जो है इसके लिए चाहे वो लोकसभा हो और चाहे राज्यसभा हो, वहाँ से मतलब क्या नाम है हटाने के लिए यहाँ पर जो है इनका प्रस्ताव लाया जा सकता है। तो एक क्वेश्चन तो यही से बन गया कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों को हटाने के लिए सबसे पहले प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है। तो चाहे वो आप लोकसभा में लाइए और चाहे राज्यसभा में लाइए, आप किसी भी जो है सदन में ला सकते हैं। यदि आप जो है लोकसभा में ला रहे हैं तो 100 सदस्यों की सहमति होनी चाहिए, राज्यसभा में ला रहे हैं तो 50 सदस्यों की सहमति होनी चाहिए। 2/3 बहुमत से अगर ये लोकसभा में पास हो गया, फिर राज्यसभा में जाता है, राज्यसभा में पास होता है, और राज्यसभा से आने के बाद में राष्ट्रपति फाइनल इस पर जो है सिग्नेचर कर देता है, तो वो जो है मतलब जो है उसको फिर जो है पद रिक्त उनका मान लेते हैं। लेकिन इसमें भी और भी प्रोसेस है, वो 14 दिन पहले सूचना दी जाती है कि हाँ हम आपके खिलाफ में हम महाभियोग ला रहे हैं, तो आप अपनी बात जो है रखने का उसमें मौका दिया जाता है। तो एक लंबी प्रक्रिया, हालांकि ऐसा मतलब अभी तक हमारे भारतीय संविधान के में जो है अभी किसी भी जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को भी हटाया नहीं गया है महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा। लाया गया था 2 लोगों को भी, लेकिन अभी किसी पर हटाया नहीं गया है। अभी आगे जब चलेंगे तो उसके बारे में हम जो है बताएंगे। तो ये बात समझ में आ गई कि न्यायाधीश का जो कार्यकाल है इसके बारे में तीन आप जो है बातें जो है यहाँ पर जो है हमने अध्ययन किया कि 65 वर्ष की तो उसकी आयु पूरी हो चुका हो वो, या दूसरा बात जो है राष्ट्रपति को अपना जो है त्यागपत्र दे दे। तीसरी, संसद के सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा उसको जो है अपने पद से जो है इस्तीफा जो है दे सकते हैं, मतलब मान लिया था कि हाँ अगर संसद की सिफारिश पर अगर संसद में पास हो गया और राष्ट्रपति ने जो है फाइनल जो सिग्नेचर कर दिया, तो फिर वो उनका पद जो है उनका जो पद उसको समाप्त माना जाता है। फिर उसके बाद फिर आती है कि उनकी योग्यताएं क्या चाहिए हैं। अभी ये अनुच्छेद 124 से चल रहा है, तो एक इनकी जो योग्यताएं हैं, तो जो इनकी जो पहला योग्यता है वो भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो। तो पहली ये यही हो गई कि भारत का जो है नागरिक हो। दूसरी क्या है, किसी हाई कोर्ट में कम से कम पिछले 5 वर्षों से न्यायाधीश हो। फिर या तो देखो ये तो कंपल्सरी है, भारत का नागरिक तो होना चाहिए। उसके बाद में फिर या तो ये होना चाहिए, फिर यह लगा हुआ है, या तो फिर ये होना चाहिए किसी हाई कोर्ट में, या तो ये योग्यता हो और या तो फिर ये योग्यता हो किसी हाई कोर्ट में कम से कम 10 वर्षों से वकालत कर रहा हो। दूसरी योग्यता ये हो, अगर ये नहीं है तो ये होनी चाहिए, अगर ये नहीं है तो राष्ट्रपति के नज़र में कानून का वो अच्छा जानकार हो। लेकिन अभी जो है अभी 2 ही आधारों पर जो है किसी भी न्यायाधीश को नियुक्ति इन्हीं दोनों आधारों पर की गई है। अभी इसके आधार पर जो है किसी जो है न्यायाधीश की नियुक्ति इसके आधार पर नहीं की गई कि राष्ट्रपति की नज़र में कानून का अच्छा जानकार, इसके आधार पर भी नहीं की गई। तो इसके आधार पर भी नहीं की, 2 ही आधार पर जो भी नियुक्ति जो है की गई है। चलिए आगे हम बताते हैं आपको, पुश कर दो। अगला हम बात कर रहे हैं न्यायाधीशों की नियुक्ति। तो एक तो क्वेश्चन ही से बन गया कि न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और देखिए 1950 से लेकर के और 1993 तक जो न्यायाधीशों की जो नियुक्ति जो की जाती थी वो राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रिपरिषद के सलाह पर नियुक्ति की जाती थी। लेकिन उसके बाद में 1993 में एक मामला आया और उस मामले में जो है ये कहा गया, और 1993 से लेकर के और वर्तमान में राष्ट्रपति की जो नियुक्ति की जाती वो न्यायाधीशों की जो नियुक्ति की जाती है 1993 से लेकर के और अब तक राष्ट्रपति के द्वारा कॉलेजियम के सलाह पर न्यायाधीशों की जो है नियुक्ति की जाती है। तो ये चीज़ आप देख रहे हैं कि पहले न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे की जाती थी राष्ट्रपति के द्वारा 1950 से लेकर के और 1993 तक राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रिपरिषद के सलाह पर जो है नियुक्ति की जाती थी। लेकिन देखो कहीं आप ये देखें कि अनुच्छेद 50 ये कहता है कि जो है न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण की बात करता है। तो यहाँ पर देखो कहीं जो है न्यायपालिका में कार्यपालिका हस्तक्षेप है कि नहीं है, मंत्रिपरिषद, तो इसलिए इसको अलग किया गया। ये एक स्वतंत्र जो है
निकाय है, इसलिए इसको जो है अलग रखा गया था, लेकिन जो है कहीं ना कहीं इसका हस्तक्षेप हो रहा था। तो 1993 से ये जो है कहा गया कि नहीं, अब ये जो है इसको अलग जो रखा जाएगा, क्योंकि ये अनुच्छेद जो अनुच्छेद 50 जो कहता है, ये देखो उसके अकॉर्डिंग ये नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है कहीं ये अलग नहीं है, इसीलिए जो है इसका एक संशोधन किया गया। और उसके बाद में जो 1993 से लेकर के और वर्तमान में अभी तक जो है अब न्यायाधीशों की जो नियुक्ति जो की जा रही है वो कॉलेजियम व्यवस्था के आधार पर, कॉलेजियम के सलाह पर न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है की जाती है। कॉलेजियम क्या चीज़ है, ये इसमें जो है ये कॉलेजियम के जो सदस्य होते हैं, एक पता है, एक समिति जो है, एक समिति है कॉलेजियम, और उस समिति में जो है सर्वोच्च न्यायालय के जो है सर्वोच्च न्यायालय के ही लोग जो है न्यायाधीश ही जो है शामिल होते हैं। तो इसमें 1+4, तो एक क्वेश्चन तो आपसे यहीं से पूछ लिया गया कि कॉलेजियम समिति में या कॉलेजियम में कितने लोग शामिल होते हैं, 1 लोग, 2 लोग, 5 लोग, 6 लोग। तो भैया 5 लोग शामिल होते हैं, 1 मुख्य न्यायाधीश और 4 जो है अन्य न्यायाधीश है। तो अब कॉलेजियम क्या चीज़ है, ये एक थोड़ा सा ये लंबा थोड़ा सा है टॉपिक है। तो कॉलेजियम व्यवस्था जो संविधान हम पढ़ा लेंगे तो एक स्पेशल जो है वीडियो जो है कॉलेजियम पर हम बना देंगे कि कॉलेजियम व्यवस्था क्या है, नियुक्ति कैसे की जाती है, कितने कितने में होते हैं। और इसके पहले कॉलेजियम व्यवस्था को तोड़ने की मोदी जी की सरकार जब थी तो इसको जो है कॉलेजियम व्यवस्था समाप्त करके और दूसरी व्यवस्था लाए थे, क्या चीज़ है, इसके पूरे एक वीडियो हम उसमें बना देंगे, पर थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो इसीलिए इसको जो है अभी जो है इसको वेट कर रहे हैं।